नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। असम में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की तरक्की को बताया प्राथमिकता, कांग्रेस पर लगाया विकास में बाधा डालने का आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, बहानेबाजी की जगह देश चलाएं प्रधानमंत्री। केरल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन भारी अवरोध, भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष ने मांगा मुख्यमंत्री से इस्तीफा, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी के मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब। विदेश मंत्रालय की टीम ने की कर्नाटका के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात। एमसीडी हड़ताल को खत्म करने की एक और कोशिश, उपराज्यपाल ने कहा 300 करोड़ का कर्ज देगी डीडीए। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सोमवार तक मांगा जवाब। और विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को बड़ी राहत, संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने ब्रिटेन को दिया रिहाई और मुआवजे का आदेश, सरकार ने किया खारिज। और अब पहली खबर। केरल विधानसभा का सत्र आज अवरोध के साथ शुरू हुआ। विपक्षी एलडीएफ ने बार घूसखोरी और सोलर घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ओमन चांडी के इस्तीफे की मांग की और राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। 13वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और राज्य में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा के आखिरी सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार विरोध देखने को मिला। विधानसभा में जैसे ही राज्यपाल पी सदाशिवम ने अभिभाषण शुरू किया, विपक्षी सदस्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने लगे। राज्यपाल ने सदस्यों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि वो शांति से अभिभाषण सुने या फिर बाहर चले जाएं। Either you sit quiet or you are free to go out. No, I am noting all your objections. No, beyond this, nobody can tolerate. When you have a right to protest, I am constitutionally bound to deliver. Kindly read the Constitution. विपक्ष को राज्यपाल की सख्ती रास नहीं आई और उन्होंने वॉकआउट किया। इसके बाद एलडीएफ नेताओं ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा कि इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। केरल का बजट सत्र 25 फरवरी तक चलना है, लेकिन अगले 2 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया है। मुख्यमंत्री ओमान चांडी की सरकार पर सोलर घोटाला और बार घूसखोरी मामले में आरोप लगे हैं। सोलर घोटाले में तो मुख्यमंत्री ओमान चांडी को न्यायिक आयोग के सामने पेश होना पड़ा और सतर्कता अदालत ने उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। वहीं बार घूसखोरी मामले में आबकारी मंत्री के बाबू ने इस्तीफा दिया, लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सच्चिदानंद मूर्ति रेजिडेंट एडिटर हैं द वीक के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं इस मसले पर। मूर्ति जी, ये बताइए सबसे पहले कि ये मुद्दा जो है कई हफ्ते से गर्मा गया है। फिलहाल अभी जो कुछ विधानसभा के बाहर देखने को मिला, इसको आप क्या कहेंगे? ये तो जो 2 साल से चल रहे हैं जो सोलार घोटाला के बारे में, और जो बार ब्राइबरी केस तो काफ़ी 7-8 महीने से जब केरल का नया लिकर पॉलिसी आया उससे शुरू हुआ है। तो आपको याद होगा केरल का वित्त मंत्री के एम मानी ने इस्तीफा दिया उस आरोप पर। उन्होंने एक रिश्वत लिया एक बार ओनर से, और मुख्यमंत्री पर तो आरोप है वो उन्हें खुद और उनका स्टाफ ने सोलार घोटाला में जो सरिता नायर है उनको सपोर्ट दिया और उनका ऑफिस को मिसयूज़ किया है। तो इसलिए वो चलते चलते रहा था। एक इंक्वायरी कमीशन ओमन चांडी सरकार ही बनाया, तो वहाँ सरिता नायर ने ये बताया है तो मैं मुख्यमंत्री को भी खुद रिश्वत दिया हूँ, और एक विजिलेंस कोर्ट ने भी ये किया मुख्यमंत्री पर एक एफआईआर दर्ज न करने। लेकिन ये रिश्वत जो है 2 करोड़ से भी कम की है, तो क्या मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को 2 करोड़ रिश्वत के मामले में फंसाना आपको लगता है कि
ये मामला वाकई अपने आप में जेन्युइन है या फिर ऐसा लगता है? नहीं, इसका जो जेन्युइन नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो क्योंकि ये आरोप तो अभी एक हफ्ते पहले आया है, मगर उसका पहले तो मुख्यमंत्री का ऑफिस को मिसयूज़ किया है, उनको मिलने का उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है और उस पर मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया है, वो बोल रहे थे। अभी रिश्वत का नया आरोप आ गया है, तो उसका या सत्य या असत्य वो उसको जांच करना चाहिए। तो विजिलेंस कोर्ट ने एक एफआईआर दर्जा करने के लिए बताए थे, मगर उस पर तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगे थे, मगर हाई कोर्ट ने उनको दो महीने का रिलीफ दिया है। तो उस पर मगर आज तो असेंबली में हमने देखा, बाहर भी देखा, विपक्ष ने बोल रहे हैं और तो आपको याद है केरल का असेंबली चुनाव अभी आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, तो अब तो बहुत गर्मा गर्मी का सिचुएशन तो आपको है लगता है कि ये चुनावी माहौल है, लेकिन जो सरिता नायर जो आरोप लगा रही हैं और लगातार एक के बाद एक वो जो है अपने नए जिसे कहना चाहिए जो है प्रस्तुति के साथ आ रही हैं, उस सब के बीच कितनी मेरिट नजर आती है उनके आरोपों में? उसमें जो सीएम का ऑफिस का 2-3 आदमी का इन्वॉल्वमेंट थे, वो उस पर तो बहुत कंफर्मेशन है, उनको डिसमिस किया है, उन पर कोर्ट में ये चल रहा है। मगर जो खुद मुख्यमंत्री पर जो आरोप है उसको अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। वो सरिता नायर तो बार बार बोल रहे, जब वो जेल में थे वो बोला मेरे पास सीडी है, मेरे पास एविडेंस है। एक बार तो कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी ने पूछा था वो सीडी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो डेडलाइन भी दिए थे, वो सीडी तो नहीं दिया। लेकिन फोन पर बातचीत भी पकड़ी गई है जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि अगर आप फंस भी गई हैं तो इस मामले में आगे किस तरह से पेश आना है उसके लिए भी जो है बताया जा रहा था। इसलिए उसका पूरा जो सोलार कमीशन इंक्वायर कर रहा है उनका वो भी चेक करना है, और बाकी तो जो हाईकोर्ट ने अभी निर्णय करेंगे, जैसे बार ब्राइबरी केस में हाईकोर्ट ने बताया था वित्त मंत्री को आप अपना अंतर साक्षी को देख के फैसला कर लो इसके बारे में। तो उसके बाद के मानी वित्त मंत्री ने, तो अब केरला हाईकोर्ट में मामला है, तो इसलिए उमन चांडी बोल रहे हैं मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। मगर विपक्ष को ये तो बहुत बड़ा इशू है, अभी तो असेंबली में भी ये बड़ा इशू है और चुनाव में भी ये बड़ा इशू है। उमन चांडी खुद करप्ट है, रिश्वत छोटी, आप जो बोल रहे थे 2 करोड़ तो छोटी रिश्वत लगता है एक मुख्यमंत्री का आदमी पर, मगर उसका तो मेरे ख्याल में 2 महीने में जो हाई कोर्ट ने फैसला देंगे, अभी मार्च अप्रैल में आएगा वो फैसला आए तो वो तो चुनाव में एक वो भी मुद्दा बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि जो शराब माफिया है वो दरअसल उनके ऊपर वार कर रहा है क्योंकि वो बंदिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उस पर तो वो भी एक एविडेंस तो जनता के सामने रखना है, असेंबली के सामने रखना है। वो क्या होता है अगले, क्योंकि ये तो छोटा आखिरी असेंबली का सत्र है, तो वहाँ क्या होगा देखना है। और चुनावी तस्वीर इस वक्त कैसी नजर आ रही है, कितने मजबूत नजर आ रहे हैं उमन चांडी, अभी देखिए लेफ्ट जो है वो कितना मजबूत या अभी कमजोर देखिए है? केरल में अभी तक तो कोई सरकार ने पिछले 20-25 साल में री इलेक्ट नहीं हुआ है, मगर इस बार तो थोड़ा बीजेपी और जो एसएनडीपी का नया पॉलिटिकल पार्टी बन गए, वो तो थर्ड फैक्टर पहली बार बन रहा है। तो इसलिए बहुत ओपन इलेक्शन है केरल का इलेक्शन। पहली बार हंग असेंबली भी हो सकता है और बीजेपी भी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बहुत हासिल कर रहे हैं। कल अमित शाह जी वहाँ पूरा बड़ी एक रैली एड्रेस किए ऑफिस बेरर के साथ, तो उनका रणसूत्र भी बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत ओपन इलेक्शंस है मेरे ख्याल में। इस बार अभी से अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। अभी आज नहीं अभी कह तो सकते। है। बहुत बहुत शुक्रिया मूर्ति जी आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड विधानसभा पर अपना खास प्रोग्राम, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। 5 फरवरी रात 10:30 बजे और 6 फरवरी रात 11:30 बजे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे से वहां चुनावी माहौल गर्मा गया है। चुनावों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने असम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और घोषणाएं भी की। प्रधानमंत्री ने संसद में कामकाज के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने गुवाहाटी में एशियाई खेलों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम दौरे से राज्य में चुनावी ढोल बजा दिया। उन्होंने डिब्रूगढ़ में 10,000 करोड़ की लागत से बने मेगा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट समेत 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। डिब्रूगढ़ में जनसभा को संबोधन के दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की। प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल के लिए भी जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने मोरंग में चाय बागान मजदूरों को संबोधित किया और देश के विकास को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्यसभा चलने नहीं देंगे, हम देश का कोई काम होने नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता ने हमें हराया क्यों, हम उसका बदला लेंगे और वो मजदूरों से बदला लेंगे। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस वार का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का काम देश चलाने का है, बहाने बनाने का नहीं। India did not choose Mr. Narendra Modi to make excuses. India chose a leader. And the leader should not make excuses. The leader should do the job that he's been elected to do. प्रधानमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर असम की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां विकास तभी मुमकिन हो सकता है जब राज्य सरकार और केंद्र के बीच सामंजस्य बैठेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री ने असम के शिवसागर जिले में श्रीमद शंकरदेव वार्षिक संघ सम्मेलन को भी संबोधित किया। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तंजानिया की छात्रा से बदसलूकी मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। उधर विदेश मंत्रालय और तंजानिया हाई कमीशन की एक संयुक्त टीम ने बेंगलुरु का दौरा कर मामले में जांच की जानकारी ली। वहीं NHRC ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस भेजा है। तंजानिया की लड़की से बदसलूकी के मामले में शुक्रवार की शाम विदेश मंत्रालय और तंजानिया हाई कमीशन की एक संयुक्त टीम बेंगलुरु पहुंची। संयुक्त टीम ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर जांच की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। 9 persons have been arrested. Yesterday morning, a day before 5, and yesterday evening, 4 more people have been arrested. Constables have been suspended, and some more actions we will take today. We will not hesitate. As I said. वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना की घोर निंदा की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। I spoke to General Secretary and I mentioned to General Secretary to look into this matter, speak to the Chief Minister, and I've made it very clear to both of them that strict action needs to be taken and it will be taken. उधर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। औरतें यहाँ पे आके और उनका अपमान हो तो सिर्फ हमारे राज्य का ही नहीं, हमारे देश का अपमान होता है, हमारे देश के ऊपर धक्का लगता है। रविवार की रात बेंगलुरु में तंजानिया की एक लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज 10वें दिन भी हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर तीनों MCD के मेयर्स ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। MCD की हड़ताल ने दिल्ली की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। अस्पताल से लेकर स्कूल तक सब बेहाल हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच तीनों नगर निगम के मेयर शुक्रवार को उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले। उपराज्यपाल ने MCD को 300 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जिसके बाद तीनों नगर निगम के मेयर ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। तीनों मेयर अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्ट्राइक से बाहर आए और दिल्ली के अंदर वो सर्विसेज को बहाल करें। और जैसा कि हमने LG साहब से भी कहा है और केजरीवाल सरकार को भी हम पुनः चेतावनी देते हैं कि वो जल्द से जल्द दिल्ली नगर निगमों को परमानेंट सोल्यूशन दें। तीनों मेयर ने यह भी बताया कि अब कर्मचारियों को 31 मार्च का वेतन मिल जाएगा। हालांकि बाकी मांगों के लिए
लड़ाई हड़ताल खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम 31 मार्च तक की सैलरी उनको इंश्योर कर पा रहे हैं, तो अब उनको काम पर आना ही चाहिए। जो उनके पुराने एरियर्स की बात है, उसकी उस समस्या का समाधान केवल और केवल चौथे वित्त आयोग के इम्प्लीमेंटेशन से होने वाला है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी तीनों मेयर और सफाई कर्मचारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वो अपनी हड़ताल क्यों खत्म नहीं कर रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा ही गंभीरता से इस इशू को लिया और एमसीडी को और दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई कि आप इस इशू को सॉल्व करें। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का असर सड़क, शिक्षा और चिकित्सा पर पड़ रहा है, लिहाजा हड़ताल खत्म करने के लिए चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की नर्सरी कक्षाओं में अब 4 साल से बड़े बच्चे भी दाखिला ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तय 4 साल की अधिकतम उम्र पर आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने 18 दिसंबर को दाखिले की अधिसूचना जारी की थी। दाखिले की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो गई। इससे अभिभावकों को फैसला लेने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया। अब ये पेरेंट्स 9 फरवरी को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। नर्सरी दाखिले पर लगातार दूसरे दिन दिल्ली सरकार को झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। पेरेंट्स को एडवांस नोटिस इन्होंने नहीं दिया, ऑल ऑफ ए सडन बाय सरप्राइज पकड़ लिया कि आपका जो अगर 4 साल का बच्चा एक दिन भी ज्यादा है उम्र में तो नर्सरी के लिए नहीं होगा। तो आज कोर्ट ने जो है इस पे रोक लगा दी है और सभी दिल्ली के जो बच्चे हैं जो 4+ है उन सबको इजाजत दे दी है कि वो नर्सरी के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में पूर्व मंत्री और कापू समुदाय के नेता एम पद्मनाभन ने आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस अनशन में उनकी पत्नी भी शामिल हैं। पद्मनाभन ने पूर्वी गोदावरी के अपने पैतृक गांव केरलमपोड़ी में अनशन शुरू किया है। वो कापू आरक्षण के मुद्दे पर 3 महीने में फैसला लेने की मांग कर रहे हैं और समुदाय के कल्याण के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए दिए जाएं, ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने कापू आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में के मामले में दोषी बनाए गए लोगों पर से मुकदमा हटाने की मांग भी की है। रविवार को हुई हिंसा के मद्देनज़र पुलिस ने उनके घर और ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आंध्र प्रदेश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी समुदाय से है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी से जुड़ी एक कंपनी को 250 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। पार्टी ने इस आधार पर आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग भी की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि गेर अभ्यारण्य के पास ये ज़मीन दी गई। 2010 में ये ज़मीन 60,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आवंटित हुई। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और कांग्रेस का दावा ये भी है कि ज़मीन का बाजार मूल्य 50 लाख रुपये प्रति एकड़ है। सरकार ने सन 2025 तक बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर आज दिल्ली में बायोटेक सम्मेलन की शुरुआत हुई। सबसे ज़्यादा जोर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में दुनिया के केंद्र के तौर पर स्थापित करने पर है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में बायोटेक क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर विज्ञान और तकनीक मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि बायोटेक क्षेत्र को 2025 के बजाय 2020 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। Target should also be no doubt achievable, but there should be a real sense of urgency also in achieving those targets. सम्मेलन में देश विदेश के 1500 भागीदार हैं, जिसमें सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, छात्र, शोधार्थी, नीति निर्माता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। सम्मेलन में 800 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सूखे के हालात के बावजूद बायोटेक विज्ञान के बूते उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा सूखा होने के बावजूद भी 5% मोटे अनाज की ज्यादा बुआई हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। इस सम्मेलन में बायोटेक क्षेत्र को मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। प्रणव गोस्वामी,
राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह ने कहा है कि विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे को तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ब्रिटेन और स्वीडन ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो फैसले को चुनौती देंगे। लंदन के इक्वाडोर दूतावास में 4 साल से शरण लिए विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने उन्हें हिरासत से रिहा करने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। असांज ने ब्रिटेन से तुरंत पासपोर्ट लौटाने की मांग की है। Which adds not just to my freedom and to justice for my children, but it adds, I think, significantly to the ability of the UN to deal with complex cases. हालांकि ब्रिटेन और स्वीडन ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने इस दावे को गलत बताया कि असांज को जबरन हिरासत में रखा गया। He's not being detained by us. But he will have to face justice in Sweden if he chooses to do so, and it's right that he should not be able to escape justice. 44 साल के असांज ने 2006 में इराक और अफगानिस्तान से जुड़ी अमेरिका की 5,00,000 से ज्यादा गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी थी। वो 2012 से लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण लिए हुए हैं। तब उन पर स्वीडन की 2 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। असांज इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। असांज अगर इस मामले में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अमेरिका को सौंपा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने इस बार सीनियर खिलाड़ियों पर दाव लगाया है। युवराज सिंह, हरभजन सिंह टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को भी टीम में जगह मिली है। साथ ही चोट से जूझ रहे मोहम्मद शामी की टीम में वापसी हुई है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छे प्रदर्शन के लिए जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ 2020 सीरीज़ के लिए शामिल किए गए पवन नेगी भी बतौर ऑलराउंडर के तौर पर शामिल उन्हें किया गया है। वहीं रहाणे को तीसरे ओपनर के तौर पर चुना गया है, जबकि मनीष पांड्या को ऑस्ट्रेलिया में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम में जगह नहीं मिली। दक्षिण एशियाई खेलों का आज गुवाहाटी में रंगारंग शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलों की शुरुआत की घोषणा की। ये खेल पहली बार पूर्वोत्तर के राज्य में हो रहे हैं। दक्षिण एशियाई खेल 16 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के खिलाड़ियों का स्वागत किया है और 23 विधाओं में प्रतियोगिताएं हैं इन खेलों में और कई खेल प्रतियोगिताएं शिलोंग में भी आयोजित होंगी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर संक्षेप में। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को दिल्ली में बंगला खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी उन्हें घर खाली करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्डों को मिलने वाले भत्ते में लगभग 33% का इजाफा किया है। होमगार्डों को दिए जाने वाले भत्ते को 225 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। इस फैसले से करीब 1 लाख होमगार्ड्स को फायदा होगा। विमान में अनाउंसमेंट सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने पर जेट एयरवेज ने अपने ही 5 क्रू मेंबर्स को निलंबित कर दिया है। 5 जनवरी को जोधपुर से मुंबई लौटते वक्त गायक सोनू निगम ने विमान के अनाउंसमेंट माइक का इस्तेमाल करते हुए गाना गाया था, जिस पर डीजीसीए ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं सोनू निगम ने इस फैसले को इनटॉलरेंस बताया है। तमिलनाडु में शुक्रवार सुबह कन्याकुमारी बेंगलुरु एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। रेलवे ने चेन्नई बेंगलुरु डबल डेकर एक्सप्रेस समेत करीब 15 ट्रेनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द घोषित कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएसआईएस के 11 संदिग्धों को एनआईए की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इन सभी संदिग्धों को देश के अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया है। यमुना किनारे बने मिलेनियम डिपो मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 साल में डिपो को हटाने या फिर मास्टर प्लान में संशोधन करने का निर्देश दिया। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था।
उद्योगपतियों ने सरकार से सहूलतें बढ़ाने की मांग की है। वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योग जगत को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया समेत कई अधिकारियों और उद्योगपतियों ने शिरकत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। 1964 में आए चक्रवात के बाद ये मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इस सड़क को तैयार करने में करीब 52 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लाल किले से ग्रेटर नोएडा तक विंटेज कार रैली को मंजूरी दे दी है। हालांकि ट्राइब्यूनल ने साफ कर दिया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। रैली में 100 से ज्यादा पुरानी कारें और मोटरसाइकिल हिस्सा लेंगी। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में महान सूफी संत और कवि शहबाज कलंदर की याद में सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया को कश्मीर की रचनात्मक विरासत से रूबरू कराना। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।